और आइए चाय पर चर्चा की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और गुड न्यूज से करते हैं, जो कि सीधे पैरालंपिक से आ रही है। पेरिस ओलंपिक में हमने देखा था भारत का मान बढ़ाया गया था, हमारे ओलंपियंस ने बढ़ाया था, और अब पैरालंपिक से शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है। तो भारत के लिए पहला गोल्ड आया है, अवनी लेखरा ने इसे जीता है। भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में आज गोल्ड पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड के साथ ये कामयाबी अपने नाम की है। अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक हासिल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। सोने पे सुहागा ये भी है कि इसी इवेंट में भारत की मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक हासिल किया है। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मोना ने 228.7 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो वाकई जैसे देखिए ओलंपिक्स में मनु भाकर हमें सबसे पहले याद आती हैं, वैसे यहां पर देखिए पैरालंपिक्स में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और कमाल भी कर रही हैं। बिल्कुल, पैरा ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कंटिजेंट गया है वो इस इतिहास का सबसे बड़ा है, और यहाँ पर वो दावा भी कर रहे हैं कि इस बार बहुत सारे मेडल्स वो लाने वाले हैं, और शुरुआत हो चुकी है। गोल्ड मेडल आ चुका है। अवनी की बात करें तो अवनी ने पहले भी मेडल्स जीते हुए हैं और गोल्ड मेडल्स ही जीते हुए हैं, तो इनसे यही उम्मीद रहती है कि ये जब जब जाएं जीत कर ही आए। बिल्कुल, और रिकॉर्ड की भी बात की जा रही है। जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है वो भी अपने आप में शायद पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ये रिकॉर्ड बना है, और मतलब बहुत काबिल तारीफ है कि जिस तरह से आप पहले भी ये मेडल्स ला चुकी हैं और उसके बाद अब फिर से मेडल्स आना, और हम देख रहे हैं कि लड़कियां जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं। मनु भाकर 2 मेडल्स लेकर आई, उसके बाद अवनी यहाँ पर है, तो बहुत अच्छा ही लगता है हमें कि हाँ लड़कियां खाली नहीं जाती। हमने कितनी उम्मीद की थी ओलंपिक्स में कि गोल्ड मेडल आए, गोल्ड मेडल आए, और आखिर वो हमारी झोली में आ ही गया। और देखिए कितनी बड़ी बात है, रिकॉर्ड के साथ आया है। चलिए बात अब यूपी की कर लेते हैं, जिसे $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन की बड़ी भूमिका होने वाली है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला भी किया है। तैयारियों के लिए निर्देश भी दिए हैं, जिस पर पर्यटन विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो में ब्रांड यूपी की झलक दिखाने की तैयारी है। और बिल्कुल इसके तहत यूपी के पर्यटन स्थलों से जुड़ी फिल्में दिखाने के साथ ही काफी कुछ प्लान है। खास बात यह है कि इस प्लान के केंद्र में है अयोध्या, काशी। भारत के धार्मिक संस्कृति, संस्कार और अध्यात्म के वैभव की ये 2 तस्वीरें पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। दिलचस्प ये है कि अब दुनिया भर में अयोध्या, काशी की झांकी दिखाने की तैयारी है। यूं तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। चाहे सांस्कृतिक विरासत हो या फिर धार्मिक धरोहर, हर तरह से ये राज्य परिपूर्ण है। धार्मिक पर्यटन की बात करें तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बाद से यहाँ भी पर्यटकों का आना कई गुना बढ़ा है। धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म के अपार विस्तार की संभावना को देखते हुए प्रदेश की नजर अब ग्लोबल टूरिज्म पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक यहां का रुख कर सकें। इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपो में अब दुनिया को ब्रांड यूपी की झलक दिखाने की तैयारी है। 17 से 19 सितंबर तक पेरिस के इंटरनेशनल फ्रेंच ट्रैवल मार्केट में, तो 26 से 29 सितंबर तक जापान के टोक्यो में होने वाले टूरिज्म एंड ट्रैवल एक्सपो में, 5 से 7 नवंबर को लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में, तो 27 से 29 नवंबर तक बैंकॉक में होने वाले पैसिफिक एशिया ट्रैवल मार्ट में ब्रांड यूपी की झलक दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कई ऐसी तैयारियां की हैं, जैसे आने वाले समय में यूपी टूरिज्म को एक तरह से बूस्ट मिलने वाला है। बाहर लोग जानेंगे, और इसके साथ ही देशी विदेशी पर्यटकों की नजर जैसे हमेशा होती ही है, लेकिन उसके लिए भी नई योजनाएं हैं। खास बात यह है कि इसमें जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए विदेशी पर्यटकों, ट्रैवलर्स, फोटोग्राफर्स को आने का न्योता दिया जाएगा। इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल मार्ट्स जो होते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश टूरिज्म अपना एक पेवेलियन बनाएगा। उस पेवेलियन में जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं और टूरिज्म रिलेटेड जितने भी डेस्टिनेशंस हैं, उनकी शो केसिंग होगी। महाकुंभ आने वाला है 2025 में, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे। उससे रिलेटेड वहाँ फिल्म्स चलाई जाएंगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ होती हैं, उनमें बहुत सारे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, जो उत्तर प्रदेश में हम उनको विदेशी टूरिस्ट के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की ग्लोबल पहचान बनाने के लिए की जा रही तैयारियों के तहत इन ट्रैवल एक्सपो में यूपी के पवेलियन में उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों से जुड़ी फिल्में दिखाई जाएंगी। पर्यटकों को यहां आने के फायदे गिनाए जाएंगे। यूपी के स्टॉल्स में ऐसे सेल्फी पॉइंट भी होंगे जहां लोग यहां के पर्यटक स्थलों की झलक पा सकें। साथ ही इको टूरिज्म और यूपी में हवेलियों और महलों के इतिहास को भी प्रचारित करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। देश के बड़े हवाई अड्डों पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन की तस्वीर दिखाई देगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोयम्बटूर और इंदौर के हवाई अड्डों पर भी ब्रांड यूपी के बिलबोर्ड्स और डिस्प्ले लगाकर देसी पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा इसमें यूपी के पर्यटन स्थलों को शोकेस किया जाएगा। अब हमने टूरिज्म से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उस सब को प्रस्तुत करना चालू कर दिया है। चाहे एग्रो रूरल टूरिज्म हो, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अब एक्सपीरियंशियल टूरिज्म ले सकते हैं, लोग जा सकते हैं वहां पे गांव में कैसे खेती होती है, कैसे खुद इन्वॉल्व हों, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, कैसे क्राफ्ट बनाए जाते हैं, कैसे वहां पे बुनाई की जाती है, उसको लेकर के भी बहुत सारा काम हमारे यहाँ चल रहा है। इसके अलावा नदियां हैं हमारे यहाँ पे, एक जाल बिछा हुआ है, इन नदियों में क्रूज, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का गठन भी हो चुका है और अब उसकी ड्रेजिंग करके वहां पे कई जगह पे क्रूज भी चलाए जाएंगे, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो कुल मिलाकर के लोग आए, इन्वेस्ट करें यहाँ पे, उसके लिए यूपी टूरिज्म पॉलिसी भी हमने बनाई है। जो इन्वेस्टर्स यहाँ आकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा उसके लिए यूपी सरकार की तरफ से 25 से 30% सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी पर्यटन विभाग इन स्थलों को प्रमोट करने की जिम्मेदारी देगा, जिससे युवाओं को खासकर रोजगार का मौका मिले। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, उत्तर प्रदेश पर्यटन का ये टैगलाइन अब देश विदेश में सुनाई देगा। लंदन, पेरिस और टोक्यो में होने वाले ट्रैवल और टूरिज्म मार्ट में यूपी टूरिज्म का पेविलियन होगा, जिसमें राम मंदिर से लेकर काशी कॉरिडोर तक की झलक मिलेगी। इसके अलावा लोग इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाओं के बारे में भी जान पाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश नए सिरे से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में सालाना 5 करोड़ श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शनों को पहुंचे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अनुसार काशी में पिछले साल करीब 8.5 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। वहीं मथुरा, वृंदावन में 6 करोड़, प्रयागराज में 4.5 करोड़ भक्तों ने आध्यात्मिक लाभ लिया था। बिल्कुल, धार्मिक पर्यटन की बात करें तो श्री राम मंदिर ट्रस्ट को दान चढ़ावे में बीते साल करीब 364 करोड़ मिले। काशी में 44 करोड़, वहीं तिरुपति को सबसे ज्यादा 1200 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिलता है। माता वैष्णो देवी में भी भक्त खुलकर दान करते हैं और यहाँ पर 500 करोड़ की राशि दान दी गई है। तो आपको बता दें, अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव यादगार होगा। दीपोत्सव से पहले अयोध्या और यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मुंबई स्टाइल चौपाटी की सौगात भी मिलेगी। और सरयू किनारे लोग स्ट्रीट फूड के साथ दूसरे राज्यों के व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। तेजी से इस पर काम चल रहा है और जल्द ही सरयू किनारे राम की पैड़ी में ये दुकानें सजी दिखेंगी। चंद्र कृपालु भज हरण भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर के लोकार्पण के बाद इस साल पहला दीपोत्सव यादगार रहेगा। लगातार बड़ी संख्या में आ रहे दर्शनार्थियों और पर्यटकों को देखते हुए अब उनको अयोध्या में कई सुविधाएं देने की तैयारी है। उनमें से एक है सरयू किनारे मुंबई के जुहू बीच की तर्ज पर चौपाटी। सरयू पर दीपोत्सव से पहले ही ये सौगात देने की तैयारी हो रही है। सरयू किनारे राम की पैड़ी के एक हिस्से को शानदार चौपाटी का रूप दिया जा रहा है, जहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ अयोध्या के स्थानीय लोग भी स्वच्छता के साथ व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण इसका निर्माण करवा रहा है। इस परियोजना के लिए यूपी आवास विभाग ने 4.65 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। अयोध्या चौपाटी में फिलहाल स्थायी अस्थायी 84 दुकानें और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। यहाँ आने और रुककर समय बिताने वालों के लिए पार्किंग की भी सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों की माने तो चौपाटी का निर्माण कार्य अब तक करीब 45% पूरा हो गया है।
दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी पर भव्य चौपाटी का पर्यटक आनंद ले सकेंगे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने कम खर्च में श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ देने की कोशिश कर रही है। सरयू किनारे लोग रुककर वहां आरती देख सकें और सरयू पर बोटिंग का आनंद ले सकें, इसलिए चौपाटी में खाने पीने की सुविधा भी देने की तैयारी है। इससे मंदिर दर्शन के बाद भी लोग अयोध्या में ठहर सकेंगे। इन दुकानों पर अयोध्या और आसपास के क्षेत्र के खास स्वाद के साथ स्ट्रीट फूड्स के स्टॉल्स भी होंगे, साथ ही दूसरे प्रदेशों के व्यंजन भी होंगे। चौपाटी की सजावट और वहां स्वच्छता के पहलुओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राम की पैड़ी पर कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहां सिर्फ चबूतरे बनाए जाएंगे, ताकि लोग यहां बैठकर कुछ वक्त सरयू तट पर बिता सकें। वहीं चूंकि इस बार दीपोत्सव यादगार बनाया जाएगा, इसलिए इस बार दीपोत्सव पर 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। शिल्पी सेन, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और यूपी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 2024 के दिसंबर महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। यहां 3.9 किलोमीटर का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का ढांचा भी खड़ा कर दिया गया है। बिल्कुल, इसमें 10 गेट बनाए जा रहे हैं और ATC टावर भी लगभग तैयार हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO की माने तो अप्रैल 2025 के अंत तक इस एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अप्रैल 2025 में अपनी पहली उड़ान का स्वागत करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और सीएम योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी सपना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो तेजी से आकार ले रहा है और इसका एक रनवे पहले ही बनकर तैयार होने वाला है। इस एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। एक रनवे बनकर लगभग तैयार हो गया है। ये वो रनवे है जहां से सपनों की उड़ान भरी जाएगी। ये रनवे लगभग बनकर तैयार हो गया है। 80% काम इस रनवे का पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस तरह के 6 रनवे होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी 3 रनवे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 रनवे तैयार किए जाएंगे। और यही एक वजह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर उभरने वाला है। ये रनवे 3.9 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। इस रनवे पर अभी लाइनिंग का काम बाकी है, जिसके लिए मार्किंग की जा रही है। अगले 2 महीने में लाइट का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि रनवे को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि बारिश में रनवे पर पानी नहीं भरेगा। Drainage is all well designed. Catchment is well taken care. So we don't see any such issues. Rest is climatic conditions. If heavy climatic conditions come, that we can't predict it today, but the design is such that we should be able to withstand. इस एयरपोर्ट के टर्मिनल का स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो गया है और ATC टावर का काम लगभग पूरा हो चुका है। रनवे खत्म हो गया है। ये प्रोजेक्ट पूरा 2 पार्ट में होता है। एक एयर साइड होता है, एक लैंड साइड होता है और डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं। सो एयर साइड हमारा रनवे ऑलमोस्ट पेवमेंट इज ओवर, बट लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। ये एप्रन है। यहाँ पर ये 1,50,000 स्क्वायर मीटर है। इसमें से 90,000 इज ऑलरेडी डन। इफ यू कैन सी दिस इज डन। फिर इसमें AGL आएगा। साइड बाय साइड हमारा टर्मिनल चल रहा है। टर्मिनल एक तरफ बिल्डिंग रेडी हो रही है और अंदर ही फिनिशेस का काम भी शुरू हो गया। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल ही उसकी पहली झलक होगा, जो यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को अलग एहसास कराएगा। ये शायद देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहाँ नई टेक्नोलॉजी के साथ यूपी की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देगी। दिल्ली एयरपोर्ट पास होने की वजह से इन दोनों एयरपोर्ट के रूट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि दोनों एयरपोर्ट की फ्लाइट्स के रूट एक्सक्लूसिव रहे। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दिल्ली NCR का दूसरा एयरपोर्ट है। देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो मल्टी कार्गो की तरह बनाया गया है। भारत का पहला नेट जीरो एनिमेशन वाला एयरपोर्ट होगा।
इस हवाई अड्डे पर एक साथ 178 विमान पार्क करने की क्षमता है। निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। वहीं इसमें 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित है। शुरुआत में एयरपोर्ट में हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को संभालने की उम्मीद है। 2040-2050 तक क्षमता को 7 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाने की योजना है। एयरपोर्ट पर 186 विमान स्टैंड होंगे। 1334 एकड़ क्षेत्र में फैले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, जो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पूरा होने पर यहां न सिर्फ भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में काम करेगा, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। और चेन्नई से आस्था और उल्लास की अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। ये रौनक है अन्नाई वेलंकन्नी तीर्थ उत्सव की। आस्था के उत्सव 11 दिनों तक चलता है और इसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ध्वजारोहण के साथ इस उत्सव की कल शुरुआत हुई है। इस ध्वजारोहण को देखने के लिए बेसेंट नगर में हजारों श्रद्धालु जुड़े। ये ध्वजारोहण समारोह 8 सितंबर को मदर मैरी के जन्मदिन तक प्रार्थना और भक्ति के दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। ये एक वार्षिक समारोह है जो 8 सितंबर तक चलता रहेगा। चलिए अब बात गणपति की कर लेते हैं। अदिति, बिल्कुल तो मुंबई पहले के राजा गणपति बप्पा, अरे शगुफ्ता नहीं है तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली नहीं। शगुफ्ता की सीट पे होने के साथ जयकारा लगाना बनता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब बताइए। तो अब मुंबई के राजा गणपति की हम बात कर ही रहे हैं, तो जल्दी देश के हर कोने में गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से माहौल गूंजने वाला है, क्योंकि जल्द गणपति बप्पा पधारने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता दें सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश से जुड़े उत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर को होने जा रहा है। लिहाजा गणपति की मूर्तियों का निर्माण पूरी रफ्तार से जारी है। आ रहे हैं बाप्पा, सज रही है मूर्तियां। अपने आराध्य को घर लाने को बेकरार भक्त। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य बाप्पा के आगमन की तैयारियों में जुट गए हैं। गणपति की मूर्तियों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। मुंबई के परेल इलाके में मौजूद सुहासिनी आर्ट हमेशा की तरह बड़े पैमाने पर मूर्तियों के निर्माण में लगा है। विघ्नहर्ता के बाल रूप की मूर्तियों के साथ गजानन की विशाल प्रतिमाओं को यहाँ बनाया जा रहा है। लाल बागचा राजा इस मूर्ति केंद्र की स्पेशलिटी है। यहाँ ज्यादातर उसी की रेप्लिका बनाई जाती है। पिछले 2-2.5 महीने से तैयारी चालू किया है यहाँ पे। आप देखोगे तो नहीं बोलोगे तो 250-300 मूर्ति हमारे पास है जो ऑलरेडी बिक चुकी है। और जो प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट करते हैं, जो मूर्ति बनाने के लिए, हमारा स्पेशलिस्ट है लालबाग का राजा। ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे मेरे, लालबाग का राजा हमारा स्पेशलिस्ट है। उसके लिए हम लोग तैयारी करते, दिवाली जाने के बाद हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। वो महीनों पहले से ही गणपति की मूर्तियों को बनाने का काम शुरू हो जाता है। 7 से 8 लोग मिलकर इन मूर्तियों के निर्माण में लगे हैं और एक मूर्ति बनाने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं। लाल बागचा राजा के जैसी मूर्तियों की मांग तो है ही, ग्राहकों की मांग के मुताबिक भी गणपति बाप्पा की मूर्ति यहाँ बनाई जाती है। किसी को मोबाइल के साथ गणपति की मूर्ति चाहिए तो कोई शंकर पार्वती के साथ, जैसी मांग वैसी ही सप्लाई की जाती है। समय समय पर गणपति की मूर्तियों के अलग अलग ट्रेंड चलते हैं। इस बार पगड़ी के साथ फूल के डेकोरेशन का ट्रेंड चल रहा है। सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश से जुड़े उत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर को होने जा रहा है। यानी गणेश उत्सव के श्री गणेश में करीब 7 दिनों का वक्त ही बचा है। लिहाजा काम जोरों पर चल रहा है। कई सारी मूर्तियां बनकर तैयार हैं और कई मूर्तियों को पेंटिंग और आंखें बनाकर फिनिशिंग टच दिया जा रहा है।
लोगों को मूर्ति आकर्षित करती है पेंटिंग की वजह से। तो पेंटिंग मूर्ति का खास, मूर्ति में रंग भर देते हैं। तो जब मूर्ति रेडी हो जाती है तो उसमें कलर करने के लिए कभी कभी पब्लिक की डिमांड रहती है कि मुझे ऐसे कलर में ऐसा चाहिए, तो कलर में हम लोग बना के देते हैं। या तो हम लोग रेडी मूर्ति करके रख दे और वो पब्लिक को बहुत अच्छी लगती है, तो कलर कॉम्बिनेशन वैसे हम लोग रख दे। गणपति की ये प्रतिमाएं जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही आकर्षक। कलाकारों से लेकर भक्तों को अब बस इंतजार है तो 7 सितंबर का, जब बाप्पा को लोग धूमधाम से अपने घर लेकर आएंगे और अगले 10 दिनों तक गणपति उत्सव का रंग महाराष्ट्र समेत पूरे देश को अपने रंग में रंग लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बप्पा के स्वागत की तैयारी करते हैं। तो हर जगह पर इस वक्त तैयारियां चल रही कि कैसे बप्पा का स्वागत करना है। कहीं इको फ्रेंडली गणेश बनाए जा रहे हैं, कहीं पंडाल सजाए जा रहे हैं और कहीं बप्पा का बीमा कराया जा रहा है। बिल्कुल, उन्हीं गणेश उत्सव मंडलों में से एक मंडल है GSP, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा का बीमा कराया जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई का एक प्रसिद्ध गणेश मंडल है GSB सेवा मंडल, और इस मंडल की खासियत यह है कि यहाँ 5 दिन बप्पा जो हैं स्थापित किए जाते हैं, यानी 9 दिन नहीं बल्कि 5 दिन। मंडल के अध्यक्ष इस समय अमित पै हमारे साथ हैं, और खास बात यह है कि इस पंडाल ने 400 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया है। जो व्यवस्था है यहाँ पे, इस व्यवस्था के लिए हमने इनफ बीमा करवाया हुआ है, काफी हद तक 400 करोड़ का बीमा करवाया है। उस बीमा के चलते हमको आज तक बीमा की जरूरत नहीं पड़ी। गणपति बाप्पा का आशीर्वाद रहा है कि बीमा का उपयोग नहीं करना पड़ा। बीमा के अलग अलग भाग होते हैं, मतलब हमारे पापा को आप जैसे देखते हो पूरा सोना और चांदी से चढ़ावा होता है, तो पूरा सोना चांदी जो बैंक से निकल के आता है और बाप्पा पे बैठता है और फिर हम उनको विसर्जन में भी लेके जाते हैं, तो उसके पूरा जो ये है वो कवर्ड होता है इंश्योरेंस के माध्यम से। तो करीबन 40-42 करोड़ का इंश्योरेंस है। और इसके अलावा हमारे स्वयं सेवक जो कार्यकर्ता है, 3,500 कार्यकर्ता है, पंडित जी है, हमारे ट्रस्टीज है, हमारे जो सर्वसामान्य कार्यकर्ता है जो यहाँ पे काम करते हैं, 5 दिन बाप्पा की सेवा करते हैं, उनके लिए 10 लाख पर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली गई है, ताकि उनको कोई अनहोनी घटना में कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ हो, तो उनको उसका इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है। एक दिन में लाखों लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई जहाँ पे स्टैम्पीड हो या धक्का मुक्की हो या कोई मतलब डिवोटीज को असुविधा हो। अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा पंडाल है, करीबन 80,000 स्क्वायर फुट का ये पंडाल है और ये ओपन ग्राउंड हुआ करता है। इसको पूरा कवर करके हम लोग इस साल थोड़ा बहुत एयर कंडीशन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कि मुंबई के सबसे महंगे और करोड़पति गणेश मंडलों में ये इस मंडल का शुमार होता है। कई किलो सोने जो से लदे होते हैं गणेश बप्पा। देखिए, भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम से हम सभी वाकिफ हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े वायुसेना के युद्धाभ्यास के दूसरे फेज की, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के लिए। आपको बता दें, दुनिया के 8 देशों के फाइटर जेट्स जुट चुके हैं जो अपना दम दिखाएंगे। 14 सितंबर तक ये ताकतवर फाइटर जेट्स राजस्थान से लेकर कश्मीर तक आसमान में अपने युद्ध कौशल का परिचय देंगे। आसमान में फाइटर जेट्स की दहाड़, हवाई योद्धाओं के शौर्य का प्रमाण, अनंत आकाश में पराक्रम की गूंज। आज होगा वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के फेज 2 का आगाज। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब दुनिया भर के ताकतवर हवाई योद्धा एक साथ जुटे तो पूरी दुनिया की निगाहें इन पर टिक गई। इस मेगा युद्धाभ्यास का पहला फेज 14 अगस्त को संपन्न हो चुका है। अब फेज 2 के लिए कई देशों के फाइटर जेट्स जोधपुर एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना को इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास की मेजबानी का गौरव हासिल हुआ है।
तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण में कुल 80 फाइटर जेट्स आसमान में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से 40 विमान भारतीय वायुसेना के होंगे और 40 विमान दूसरे देशों के होंगे। जोधपुर में 14 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, ग्रीस, अमेरिका, श्रीलंका और सिंगापुर की वायुसेना के जवान आसमान में अपना हुनर दिखाएंगे। यह पहला मौका है जब ग्रीक वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे हैं। ग्रीक वायुसेना 4 F-16 फाइटर जेट्स और 2 C-130 सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। इस युद्धाभ्यास में भारत के शक्तिशाली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर के साथ आसमान में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय वायुसेना अपने राफेल, सुकोई, मिराज, जैगवार और तेजस फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रचंड, रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी आसमान में अपना दम दिखाएंगे। C-130 हरकुलिस, IL-78 जैसे आसमान के बाहुबली भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। इस एक्सरसाइज में भारत के साथ दूसरे देशों के फाइटर जेट्स की पश्चिमी सीमा से लेकर कश्मीर तक युद्धाभ्यास करेंगे। इसके साथ ही चांदन रेंज में टाइगर हिट करने की प्रैक्टिस भी की जाएगी। 7 सितंबर को युद्धाभ्यास का पब्लिक डे रखा गया है, जिसमें आम, BSF, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतरीन तालमेल बनाने का मौका मिलता है। ये कोशिश भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के कई देशों में जहां मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है, वहीं भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर आई है जो खुशी आपको बताएंगे। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल दावा है कि देश में मंकी पॉक्स की RT-PCR किट तैयार कर ली गई है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इसलिए आप देखिए ये रिपोर्ट। हाथों में ये पैकेट उम्मीद की बड़ी किरण है। दरअसल ये मंकी पॉक्स के टेस्ट की RT-PCR किट है, जिसे सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में लॉन्च किया। दावा है कि इस पैकेट में बंद किट करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। सीएम ने बताया कि इस किट को मेड इन आंध्र प्रदेश अभियान के तहत तैयार किया गया है। इसे राज्य सरकार के आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में ट्रांसेसिया डायग्नोस्टिक नाम की कंपनी ने बनाया है। It helps in diagnosis of the patients. We have successfully completed this project within a very short span of time. दावा है कि ये किट वैसे ही काम करेगी जैसे कोरोना संकट के दौरान RT-PCR टेस्ट होते थे। यानी क्या आप इस वायरल की चपेट में हैं? इस सवाल का जवाब ये किट देगी। इससे मंकी पॉक्स के मामले तेजी से डिटेक्ट करने में आसानी मिलेगी। It will take only one day. It's a one-day affairs only, but you can get it tested and you can readiness. It can be prepared very easily within half an hour. I think the test can be done. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। लिहाजा भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। इन सब के बीच अगर ऐसी कोई स्वदेशी टेस्ट किट या कोई वैक्सीन तैयार होती है तो ये वाकई देशवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। विशाखापट्टनम से अपूर्वा जयचंद्रन, गुड न्यूज टुडे। चलिए, ये तो बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन एक और बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं जो कि बहराइच से आई है। लगातार हम खबरें भी पढ़ रहे हैं, खुशी, अदिति, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, भेड़िए को लेकर जो वहां पर आतंक है। अच्छी खबर ये है कि 4 भेड़िया जो है वो पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी भी 2 हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। बिल्कुल, गांव वालों ने दावा किया था कि
बहुत सारे भेड़िए हैं और अभी तो सिर्फ 4 ही पकड़े गए हैं, लेकिन कोशिश लगातार यही है कि उन सबको पकड़ा जाए। उनकी खासियत ये होती है कि वो झुंड में चलते हैं, तो भी और कितने बाकी हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों के मन में ये सवाल आया कि जो पकड़े गए हैं क्या वो वही आदमखोर भेड़िया थे जिन्होंने ऐसा देखिए, जो कहा जा रहा है उनमें आदमखोर तो शायद एक ही है, लेकिन पता नहीं कौन सा है। तो जल्द से जल्द सबको पकड़ के आज तो शायद एक भेड़िए को जू में भी भेज दिया गया है। 2 को जू में, एक की डेथ हो चुकी है। अच्छा, एक मारा गया, 2 को जू में भेजा गया। हालांकि उससे पहले एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि जिसको आप जू में शिफ्ट कर रहे हैं उसकी एटलीस्ट आपको मेडिकल जांच कर लेनी चाहिए, उसमें रेबीज तो नहीं था। और एक और चीज है जो उस एरिया में, जो कल एक्सपर्ट से हम भी बात कर रहे थे, वो ये भी है कि वो क्रॉस ब्रीडिंग भी बहुत होती है डॉग्स और भेड़ियों की, क्योंकि लोग जो वहां पर अपने डॉग्स रखते हैं घरों के बाहर, तो वो क्रॉस ब्रीडिंग भी करवा के, और उनकी अपीयरेंस भी लगभग ऐसी लगती है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। चलिए, तो खबर आपको बता दे। देखिए, उत्तर प्रदेश वन विभाग का मिशन भेड़िया जो है, दरअसल बहराइच में हमलावर भेड़ियों में से 4 पकड़े जा चुके हैं, जैसा कि हमने बताया। 2 की तलाश अभी भी जारी है। और भेड़ियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग ने हाईटेक तैयारी की है। देखिए खास रिपोर्ट। आसमान से जमीन तक भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में भेड़िए के आतंक पर अब आखिरी चोट की तैयारी है। ये तस्वीरें बहराइच के कछार इलाके की है, जहां पिछले कई दिनों से भेड़ियों के हमले से लोग परेशान थे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद अब तक 4 भेड़ियों के पकड़े जाने से उनकी तलाशी में लगी टीमों और आम लोगों का हौसला बढ़ा है। तो पुख्ता इंतजामों के साथ बचे हुए 2 भेड़ियों की धर पकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम वन विभाग की जो टीमें हैं वो इस वक्त इसी इलाके में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये हरिबख्शपुरवा गांव है, उसके पास का इलाका है। गन्ने के खेतों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है, लेकिन यहाँ पर ही लगातार कॉम्बिंग हो रही है। इसी पूरे इलाके में वन विभाग की जो टीमें हैं वो इस वक्त इस ऑपरेशन को चला रही है। दरअसल माना जा रहा है कि पानी पीने के लिए भेड़िए इस तरफ जरूर आएंगे, तो उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकेगा। हालांकि भेड़ियों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए वन विभाग ने हाईटेक तैयारी की है, ताकि भेड़िए किसी भी तरह से बचकर न भाग सके। आपको बता दें कि भेड़ियों पर नजर रखने के लिए इलाके में 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों की आवाजाही की निगरानी शुरू की गई। वन विभाग की 18 टीमें पूरे इलाके में रात दिन गश्त कर रही हैं। हरिबख्शपुरवा गांव के इलाके में 4 पिंजरे लगाए गए हैं। वन विभाग के 50 से ज्यादा कर्मचारी जगह जगह लगाए गए पिंजरे और जाल पर नजर रख रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम भी मौजूद है, जो ट्रैंक्विलाइजर के जरिए भेड़िए को पकड़ने में मदद करेगी। हालांकि इन दिनों कभी बारिश और कभी तेज धूप की आंख मिचौली के कारण वन विभाग को भेड़ियों की तलाश कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तापमान है, इसलिए ड्रोन कैमरे में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा, उसको लोकेट तापमान के परिवर्तन का भी असर ड्रोन पे पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तापमान अगर बढ़ता है तो जैसे ओवरहीट के कारण जो है वो डार्क जो व्हाइट आता है, जैसे ऑब्जेक्ट डार्क व्हाइट आता है, तो तापमान इंक्रीज करने के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण बहुत डार्क हो जाता है, तो इससे ऑब्जेक्ट से वो एनिमल को लोकेट करने में दिक्कत आती है। बहराइच में गांव वालों पर हमला करने वाले भेड़ियों में अब तक 4 पकड़े जा चुके हैं। इनमें से 2 को लखनऊ और 1 को गोरखपुर चिड़ियाघर भेजा गया है, जबकि 1 भेड़िए की मौत हो चुकी है। कल पकड़े गए तीसरे भेड़िए को देर रात गोरखपुर पहुंचाया गया और क्वारंटीन कर दिया गया। इन भेड़ियों के पकड़े जाने से इलाके में आम लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि बचे हुए 2 भेड़िए जब तक पकड़ में नहीं आते तब तक तो भय बरकरार ही रहेगा। शायद भेड़िया क्या बहुत डर है, लेकिन लाठी डंडा लेकर किसी हालत में जाते हैं खेत को, जाए ना तो बाल बच्चे क्या खाएंगे, तो इसीलिए जाते हैं लाठी डंडा से डरवा ढूंढे कि हम अपने जीवन के काम तो कर रहे थे। डर बना हुआ है? जी जरूर, डर तो है नहीं। बहरहाल वन विभाग का पूरा अमला लगातार कोशिश में लगा हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही उन 2 भेड़ियों को भी कब्जे में ले लिया जाएगा, जिनकी वजह से लोगों का जीना हराम हो चुका है। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ बहराइच से अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और देश में एक बार फिर से रफ्तार का रोमांच शुरू होने जा रहा है। दरअसल शनिवार से चेन्नई में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल की शुरुआत होगी और इसमें नाइट फॉर्मूला 4 स्ट्रीट कार रेस भी शामिल है। ये भारत की पहली ऐसी कार रेस है जहां रात में रफ्तार का रोमांच दिखाई देगा।
दक्षिण भारत में ये वो जगह है जहां अगले 2 दिन रफ्तार और रोमांच का बेजोड़ मेल नजर आएगा। इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। दरअसल शनिवार से चेन्नई में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो जाएगी। इसमें नाइट फार्मूला फॉर स्ट्रीट कार रेस भी शामिल है। ये भारत की पहली ऐसी कार रेस है जहां रात में रफ्तार का रोमांच दिखाई देगा। ये चैंपियनशिप शनिवार और रविवार को होगी। इसमें देश के कई दिग्गज चेहरे अपना जलवा बिखेरते दिखाई देंगे। ये राज्य सरकार की ओर से आयोजित की जा रही अपनी तरह की पहली रेस है। ये करीब 3.7 किलोमीटर तक की होगी। It's a combination of 2 races, Indian Racing League, which has 6 teams, 4 drivers each, which also includes mandatory 1 women driver in each team, and Formula 4 Indian Championship comprising 8 teams and 2 drivers each. So all put together, you have 40 unique drivers, Formula drivers coming to Chennai and racing the track. वैसे हाल में इन चैंपियनशिप का मामला अदालत की चौखट तक भी पहुंचा था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने नाइट फार्मूला फॉर स्ट्रीट कार रेस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले एक अर्जी दाखिल कर इस कार रेसिंग का विरोध किया गया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि इस रेस से जनता प्रभावित होगी, क्योंकि ये स्ट्रीट सर्किट फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कई सड़कों को बंद करना पड़ेगा। साथ ही जिस ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ेंगी उसका निरीक्षण भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था FIA की ओर से होना जरूरी है। फिर इस याचिका पर अदालत ने सरकार और पुलिस से जवाब मांगा था, साथ ही जरूरी दस्तावेज दिखाने को कहा था। लिहाजा तमिलनाडु सरकार की ओर से FIA यानी फेडरेशन इंटरनेशनल DL ऑटोमोबाइल के सर्टिफिकेट दिखाए गए। ऐसे में अदालत ने अपनी ओर से इस चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखा दी। The track that has been chosen after a careful inspection. It has been sent to FIA headquarters. They have seen the alignments. After the go-ahead, we have gone ahead. जाहिर है अब इंतजार नाइट कार रेसिंग का है। जब यहाँ के ट्रैक पर रफ्तार भरी जाएगी तो देखने वालों की सांसें भी थमती दिखेंगी। तो तैयार हो जाइए कार रेसिंग के रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए। चेन्नई से शिल्पा नायर, गुड न्यूज टुडे। रफ्तार के दीवानों के बीच इस इवेंट को लेकर जबरदस्त क्रेज है। अब जरा रेसिंग में शामिल होने वाली कार के बारे में भी जान लीजिए। है इस रेसिंग कार स्टार्स, इनको बोलते हैं रेसिंग कार्स और F4 का रेसिंग कार है। देखने में तो ये दोनों देखने पे बहुत ही सिमिलर होंगे, बट देयर आर क्वाइट लॉट ऑफ डिफरेंसेस। ये विजुअल डिफरेंसेस मैं दिखाऊंगा, उसके पहले उसका ये क्या कॉन्सेप्ट है वो बोलता हूं। पहले ये कार है, इसको बोलते हैं वुल्फ थंडर GB08 कार, वुल्फ रेसिंग कार्स है और इस पे एप्रिलिया RS V4 1.0 इंजन है और उसका टॉप स्पीड होगा 240 किलोमीटर। और इंडियन रेसिंग लीग दूसरा कार यूज करता है, उस कार में मिगाले 4 F4 Gen 2 कार बोलते हैं और उस पे एल्पाइन 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन होगा और उसका टॉप स्पीड है 210 किलोमीटर। अभी ये रेसिंग सर्किट का 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस है और इम्पोर्टेंट खास बात यहाँ पे है कि ये स्ट्रेट रोड्स नहीं है। इस पे डेलिबरेटली नूक्स एंड कॉर्नर्स को क्रिएट कर रहे हैं। 19 नूक्स एंड कॉर्नर्स हैं। सो वहां पे इस कार को जो 200 टॉप स्पीड पे जा रहा है उसको 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड को दे हैव टू रिड्यूस इट और उसके बाद वो जा सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि ये तो स्ट्रीट रेसिंग का कार्स है, ये सर्किट रेसिंग पे नहीं पर स्ट्रीट रेसिंग। और यहाँ पे नॉर्मल रोड्स को थोड़ा सा तैयार कर और उस रोड पे द ड्राइवर्स हैव टू मेक श्योर कि ये कार्स वो रोड पे ही होगा, क्योंकि ऑफ रोड का ऑफ द रोड का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये रोड सी बहुत ही नैरो होगा। और इस 3.5 किलोमीटर जहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूक्स एंड कॉर्नर्स हैं उसको ये ड्राइवर्स 90 सेकेंड में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एप लैक को वो ही है इस पे बहुत ही बड़ा चैलेंज। और दोबारा बोलता हूं, लेकिन इस कार को देखेंगे तो उसमें एक F4 के लिए यूज करते हैं और दूसरा IRL के लिए। सो क्वालिफिकेशन ऐसा है, पर देखेंगे तो इस गाड़ी पे वहां पे टायर को कवर नहीं किया है पर उस गाड़ी पे टायर को कवर किए हैं। और इस गाड़ी पे वहां पे एक रोल बार सेफ्टी बार जैसा होगा, वो ड्राइवर का सेफ्टी के लिए है, वो भी वहां पे लग जाएगा। सो ऐसा डिफरेंस है। देखने पे तो ये गाड़ी नॉर्मल गाड़ी से बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे फ्रंट पे स्कूप है, क्योंकि इस गाड़ी पे वो ड्रैग फोर्स, एयर, सब कुछ वो कैलकुलेट करते हैं और स्पेशल टायर्स लगाते हैं। रेन के लिए एक स्पेशल टायर्स है, नॉर्मल टाइम के लिए एक स्पेशल टायर्स है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात यह है कि ये रेस रात में होगा, सुबह में नहीं। तो ये पूरा चैलेंज को फेस कर ड्राइवर्स यहाँ पे 90 सेकेंड्स पे एक लैप को खत्म करना है, वो है यहाँ पे पूरा चैलेंज। वीडियो के साथ प्रमोद माधव।
त्योहारों के सीजन में अब बारी है गणेश उत्सव की। 7 सितंबर से देश भर में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई पड़ने वाली है। और गणेश उत्सव की तैयारियां भी अब अंतिम चरण में है। गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। वैसे तो जगह जगह उत्सव मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी रंगत कुछ अलग ही होती है, खासकर मुंबई में। बिल्कुल, 7 सितंबर से 10 दिनों तक इस उत्सव की छटा देखने को मिलेगी, लेकिन 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन और 8 दिन के लिए भी गणेश जी की स्थापना की जाती है। बिल्कुल, तो आप भी करिए तैयारी, भाई बप्पा को घर लाना है ना। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, एंजॉय कीजिए वीकेंड। सोमवार शाम 5 बजे साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे और बहुत सारी गप्पे मारेंगे।